हार्ट अटैक के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आपको हार्ट अटैक की पूरी नॉलेज है? क्या आपके आसपास कभी आपने देखा है कि किसी को हार्ट अटैक आया है और आपको उसकी नॉलेज थी, फर्स्ट एड का पता था और आप उनको हेल्प कर पाए हैं? अगर आपको बेसिक नॉलेज हो तो आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो हार्ट अटैक के बारे में है, कैसे हम उसमें फर्स्ट एड पेशेंट को दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे हार्ट अटैक आता है और उसमें हम क्या फर्स्ट एड पेशेंट को दे सकते हैं। और साथ ही में हम जानेंगे कि कुछ इनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें लाइफ में हार्ट अटैक ना आए और टाइम से पहले हमें ये पता लगे कि हमें क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में हार्ट अटैक हो सकता है। तो आज हम हार्ट अटैक के कॉजेज, ट्रीटमेंट, टेस्ट, प्रिकॉशंस एंड फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हार्ट अटैक किसको कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं और जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में जाता है और वहां से वो ब्लड में फ्यूज हो जाता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन जो है वो ज्वाइन हो जाता है, तो जो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में जाएगा और हार्ट से वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। राइट, ये बेसिक एक प्रोसेस है। एक आर्टरी होती है जिसको हम कॉरोनरी आर्टरी बोलते हैं, वो आर्टरी हार्ट को ब्लड देती है, राइट, ऑक्सीजन देती है। तो जब उस आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है, प्लाक बन जाता है, मतलब प्लाक बन गया, मैं यहाँ पिक्चर एक अटैच कर दूंगी, प्लाक बन जाता है, फिर वो बनता रहता है कुछ साल बनता रहता है और एक दिन वो पूरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। समझ लीजिए एक पाइप है, उसमें कचरा जम रहा है और एक टाइम पे वो पूरा कचरा जो है वो उस पाइप को ब्लॉक कर देगा। जब वो उसको ब्लॉक कर देगा तो पानी उसके आर पार नहीं जा सकता। राइट, इसी तरह वो जो प्लाक है वो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो हार्ट तक नहीं पहुंच सकता, जो और ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो जो ऑक्सीजन है जो जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आई होप कि मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको बता दिया कि जब ये स्थिति आ जाए तो उस वक्त इंसान को कह देते हैं कि उसे हार्ट अटैक आ गया है। कार्डियक अरेस्ट के साथ लोग हार्ट अटैक को कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक सेम होता है, वो नहीं होता। हम आने वाली वीडियोस में कार्डियक अरेस्ट के बारे में भी जानेंगे। पहले आप हार्ट अटैक को समझ लीजिए। तो एक पाइप है, उसमें ब्लॉकेज हो गया, अब वहाँ से पानी आगे नहीं जा पा रहा है, तो वहाँ पे क्या हम कहेंगे कि भाई ये कोलैप्स हो गई है, यहाँ पे चीज़ अब ये आगे नहीं बढ़ पा रही। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट करनी है हमने। उसी सिचुएशन को अगर आप अपनी बॉडी पे देखें तो कॉरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, सबसे ज़रूरत वाली जो चीज़ हार्ट के लिए, हार्ट को जिंदा रखने के लिए कॉरोनरी आर्टरी है, उसकी ऑक्सीजन ही अगर हार्ट की बंद हो गई है क्योंकि कॉरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई है तो मामला वहां पे हार्ट अटैक तक चला जाता है। राइट, तो अब ये जो पूरी सिचुएशन है वो उस ब्लॉकेज को रोकना कैसे है, उस ब्लॉकेज को हो गई है तो उसको कैसे हमने ठीक करना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे कि ये ब्लॉकेज जो है, ये जो प्लाक जो बना है जिसने उसको, उस पाइप को, उस आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, ये बनती कैसे है, ये होता कैसे है। तो सबसे पहले पिक्चर में आता है फैट। ठीक है, फैट की हम बात करते हैं। ये तो सबने ही सुना होगा कि फैट खाने से ये हार्ट अटैक हो जाता है, तली हुई चीजें खाने से हार्ट अटैक हो जाता है, तो इतना तो नॉलेज आप सबको है। तो देखिए, जब आप फैट को बात करते हो तो फैट गुड फैट भी होता है, बैड फैट भी होता है। तो फैट तीन तरह के हैं, एक हमारा सैचुरेटेड फैट है, फिर अनसैचुरेटेड फैट है और एक ट्रांस फैट है जो कि आजकल बहुत चल रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होगा ही होगा। ठीक है, आज नहीं तो कल, 5 साल 10 साल में होगा ही होगा। ठीक है जी, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है सैचुरेटेड फैट, ठीक है, वो बुरा फैट है, सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, वो अच्छा फैट नहीं है। ठीक है, फिर अनसैचुरेटेड फैट जो कि गुड फैट है, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूंगी आपको कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांस फैट जो कि सबसे ज़्यादा बुरा है, जैसे कि आप ये मान के चलो, ट्रांस फैट की पहले बात कर लेते हैं। ट्रांस फैट जैसे आजकल आप पाव भाजी खाते हो तो वो इतना भर भर के बटर लगाते हो, आपने यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें पाव भाजी वाला भर भर के बटर डाल रहा है, वो ट्रांस फैट है।
तो ट्रांस फैट में आपको बटर आ गया आपका, वो भी जो कमर्शियल बटर होता है जो ये आपके स्टॉल्स वाले भैया डालते हैं। ट्रांस फैट की खूबी ये है कि अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये पिघलेगा नहीं। जैसे हमारा घी या घर का बटर अगर आप रूम टेम्परेचर में रख दो, 30-35 डिग्री भी टेम्परेचर है, तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। पर ट्रांस फैट जो है वो ऐसा नहीं होगा। इसमें डालडा घी आ जाता है, इसमें आपका कमर्शियल बटर आ जाता है, इसमें जो आप बिस्किट्स के अंदर क्रीम लगी होती है वो आ जाता है, जो क्रीम रोल में अंदर क्रीम होती है वो आ जाता है, वो ट्रांस फैट है। तो इन चीज़ों को खाओगे ना तो हार्ट अटैक तक पहुंच जाओगे एक ना एक दिन, ठीक है। ये वेजिटेबल ऑयल से ट्रांस फैट बनता है। वेजिटेबल ऑयल को निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन की जाती है, लैब में बनता है ये, और फिर जाके ये आपका प्रोडक्ट बन के आपके सामने आता है कि चाहे वो डालडा घी हो गया, चाहे वो क्रीम हो गया, कुछ भी है, ये वेजिटेबल ऑयल से बनता है। और इनके बने हुए प्रोडक्ट्स के पीछे लिखा होगा कि ये ट्रांस फैट है, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, आप जो भी चीज़ खा रहे हैं उसको पलट के देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं वेजिटेबल ऑयल, ट्रांस फैट कुछ ना कुछ लिखा होगा। आप समझदार हैं, आप कहाँ जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैट की, क्योंकि वो बहुत नहीं, वो भी बुरा है और वो आजकल आपको काफ़ी चीज़ों में मिलता भी है। तो सैचुरेटेड फैट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे रेड मीट होता है उसमें सैचुरेटेड फैट है। बहुत सारे ऐसी नॉन वेज चीज़ें हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट आपको मिल जाएगा। पर ये डेंजरस तब हो जाता है जब आप इसको स्मोकिंग भी आप साथ में करते हो और आप ये फैट ले रहे हो, और साथ में अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो और फैट ले रहे हो। कई लोग मीट खाते हैं और साथ में दारू पीते हैं तो उनको लगता है अरे ये बहुत हेल्दी है। हेल्दी नहीं है, आप हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं, हेल्दी नहीं है ये। अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स की, जो कि बहुत अच्छे हैं हमारी बॉडी के लिए, विच आर गुड सोर्स ऑफ फैट्स। वो हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स अच्छे हैं, उनका ऑयल इतना अच्छा नहीं है। फ्लैक्सेस आपको एज इट इज़ आप ले सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल भी बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। होममेड घी जो है वो भी बहुत अच्छा होता है। लोगों को लगता है कि बाज़ार का खरीदा हुआ घी हम खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, पर उस पर भी एक डिबेट का विषय है और उस पर भी मैं कोशिश करूँगी मैं अलग से आपको बताऊँ कि कौन सा देसी घी है जो खाने लायक होता है, जो बॉडी के लिए अच्छा है, और कौन सा बुरा। तो उसके लिए भी आप बने रहें और किसी ना किसी दिन मैं उस पर भी आपको एक्नॉलेज करने की कोशिश करूँगी। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं अनसैचुरेटेड फैट्स के। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश ऑयल भी ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में ओमेगा 3 भी बहुत होता है, ओमेगा 6 भी होता है, ओमेगा 9 भी होता है। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अनसैचुरेटेड फैट से, तो आप वो ट्राई करते हैं। तो अब आपको सब तरह के फैट्स पता लग गए, कौन से फैट लेने हैं नहीं लेने हैं वो भी आपको पता लग गए। तो देखिए जो ये फैट होता है ना, जब आप इसको कंज्यूम करते हो ये आपके ब्लड के थ्रू, ठीक है, ये आपकी बॉडी में जाता है और ये कैल्शियम के साथ मिक्स हो जाता है और फिर वो जो आर्टरी जिसकी हमने शुरू में बात की है वहाँ पे ये प्लाक बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि वो पाइप है और उसमें कचरा जमना शुरू हो गया है। तो ये जो आप फैट खा रहे हो ना पाव भाजी वाले भैया के पास जाके या कहीं और जाके, जिसमें डोसा में या कहीं पे आप बोलो अरे और बटर डाल दे और ये बटर चिकन खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, तो वो जो सारा बटर है ना आपका, वो आपका प्लाक बना रहा है। धीरे धीरे वो अपना काम कर रहा है और एक दिन वो बिल्कुल बंद हो जाएगा पाइप में और पाइप आपकी ब्लॉक हो जाएगी, आर्टरी आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो ये आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना कि कौन सा वाला फैट लेना है। देसी घी लो लेकिन घर का बना हुआ, उस पर भी मैं आपको बताऊंगी कि सही प्रोसेस क्या होता है। उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो आप बाहर खाते हो फैट, इट इज़ गोइंग टू गिव यू हार्ट अटैक वन डे। सो वो आप समझ लीजिए। और घर पे भी आप बहुत महंगी महंगी फैट्स लेके आ रहे हो और सोच रहे हो अरे ये तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो नहीं अच्छा। कुछ मीट ऐसे हैं आप लेके आ रहे हो और आप उसको खा के कह रहे हो अरे मीट तो प्रोटीन है, ये है, पर फैट का क्या वो सैचुरेटेड फैट है, क्या वो अनसैचुरेटेड फैट है। फिर आप मीट खा रहे हो उसके साथ अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो क्या वो सही है। तो ये बड़े क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ें हैं। हालांकि इसमें क्वेश्चन मार्क जैसा कुछ रहा नहीं है, पता ही है कि इससे आगे जाके हार्ट अटैक होगा, पर लोग मानने को तैयार नहीं है। बाकी नॉलेज इज़ द की, तो आप नॉलेज गेन करें और खुद को और आपके साथ साथ आपकी फैमिली को, बच्चों को, आपके आस पड़ोस, फ्रेंड्स,
और सबको, जितना भी लोग हो सकते हैं उनको आप ये ज्ञान दो कि ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। आपके पास पैसा है, उसको सही डाइट पे इन्वेस्ट करो। तो फैट आज हमने बात कर ली कि फैट को कैसे हमने 3 कैटेगरी में तोड़ा, कौन सा फैट खाना है, कौन सा नहीं खाना है। आप मुझे कमेंट में बताना कि कोई इसमें अगर आपको डाउट रहा तो हम उसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में। अगर आपको हर फैट को अलग से समझना है तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। हमने कॉजेज की बात कर ली, ठीक है, कि ये फैट है, फैट ऐसे जाएगा, फिर ब्लड में मिक्स होगा और प्लाक बनेगा, ठीक है। कैसे कैसे होता है वो भी मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि टेस्ट की। तो हमें पता कैसे चलेगा कि सपोज करो अभी हार्ट अटैक नहीं आया है हमें, पर अभी आ सकता है, और अब कुछ लोग अवेयर हो गए होंगे कि अरे यार मैं इतने सालों से पाव भाजी खा रहा हूँ तो कहीं मुझे तो नहीं हार्ट अटैक आने वाला। तो आप क्या करो, टेस्ट करा लो। सबसे पहला टेस्ट जो आपने करवाना है वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, ठीक है। ये नाम आपने सुना ही होगा, कुछ ने करवाया भी होगा। और जो लोग 30 साल के हैं या 30 साल के होने वाले हैं वो 30 से पहले पहले ये आराम से अपना टेस्ट करा ले। कोई बहुत महंगा टेस्ट नहीं होता, ये करा ले। इसमें आपको गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग्स आएंगी। गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL अगर आपका 60 से कम आता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और ये चाहिए भी होता है हमारे शरीर को। अगर LDL और VLDL ये दो अलग चीज़ें हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। अगर LDL की रीडिंग 130 से ऊपर आती है तो बहुत ही बुरा है आपके लिए, वो 130 के नीचे होनी चाहिए। HDL और LDL दोनों मिला के 200 से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है इन बातों का। अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल सही आ गई है रिपोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, तो वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। आने वाले 10 साल आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, बट आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी होगी। ये नहीं कि आज ये रिपोर्ट अच्छी आ गई चलो अब जाते हैं हम कुछ तला हुआ और कोई समोसे कचौड़ियाँ और पाव भाजी और ये वो खा के आते हैं, ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। तो आपने अपनी डाइट को सही रखना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आगे भी बताऊंगी। ये चीज़ें आपने करनी है ताकि वो जो अच्छी प्रोफाइल आपकी बन गई है ना, लिपिड प्रोफाइल, वो अब आप उसको रियून ना कर दो, ठीक है। बट इन केस अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ आ गई, अब आपको रीएश्योरेंस चाहिए, तो आपने क्या करना है, दूसरा टेस्ट एक होता है ट्रेडमिल टेस्ट। तो ट्रेडमिल टेस्ट में आपके ऊपर ECG सेंसर्स लगाए जाते हैं और आपको ट्रेडमिल पे दौड़ाया जाता है, और उससे जो रिपोर्ट बनती है उससे पता चलता है कि आपके हार्ट की हेल्थ कैसी है। अगर आपने कोई नया वर्कआउट स्टार्ट करना है, जैसे कि आपने कोई कार्डियो स्टार्ट करना है या फिर आपने कोई वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करनी है एंड यू वांट टू चेक कि आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हो कि आप ट्रेडमिल टेस्ट करवा लो, ठीक है। और अगर उसमें रिपोर्ट ओके है तो आपका हार्ट फिट है कि आप आगे चल के वो वर्कआउट कंडक्ट कर सकते हो। बट अगर आपका हार्ट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा उस टाइम, आई एम सॉरी, तो आपने नहीं कराना है, नहीं शुरू करना है कार्डियो, नहीं शुरू करना है वेट लिफ्टिंग। वरना जो आप ये सुनते आ रहे हो कि वर्कआउट करते हुए 20 साल के लड़के या लड़की की हार्ट अटैक से डेथ हो गई या किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया वर्कआउट करते हुए, वो इसी वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी वो नहीं ले पाएगी, बट आप उस पर इतना बर्डन डाल रहे हैं, राइट। तो ट्रेडमिल टेस्ट हर किसी को रिकमेंडेड है, जो जिम जाने वाला है, जो कार्डियो करने वाला है, जो कोई हैवी वेट लिफ्टिंग करने वाला है, वो पहले अपना ट्रेडमिल टेस्ट कराए, उसके बाद वो वर्कआउट स्टार्ट करे, राइट। और लिपिड प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फिट हो, आपका हार्ट बहुत अच्छा चल रहा है, उसे बस मेंटेन रखिए, उसकी हम बात कर लेंगे। तो अब हमने बात करनी है कि जब हार्ट अटैक आता है तो आपको पता कैसे चलेगा कि हार्ट अटैक आया है इंसान को, राइट। तो देखिए, सबसे पहले आपको फील होगा कि जैसे स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, आपको स्वेटिंग फील हो सकती है कि भाई किसी को स्वेटिंग हो रही है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है कि अनईजीनेस। तो आप सबको पता है कि मैं इस स्पीड से सांस लेता हूँ तो हो सकता है आपकी जो सांस है वो स्लो हो जाए, आपको बड़ी धीरे धीरे से सांसें आए, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आए, स्वेटिंग हो, सांस लेने में दिक्कत आए, आपको एसिडिटी जैसा फील हो सकता है। जैसे मोस्टली कई लोग होते हैं जो खुद को ही डॉक्टर मानने लग जाते हैं 2-4 चीज़ें इधर उधर से सुन के, तो उनको ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो खुद की तो जान लेते ही लेते हैं, वो बाकी लोगों की भी जान ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। अब आजकल तो कोई उम्र की बात नहीं कि 60 से ऊपर वाले को ही हार्ट अटैक आएगा या 70 से ऊपर वाले को ही हार्ट अटैक आएगा। आज तो 20 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ रहा है, राइट। तो कोई भी बोले ना यार मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ फील हो रहा है, मुझे एसिडिटी जैसा फील हो रहा है, तो बोलेंगे अरे एसिडिटी होएगी, गैस होएगी, कुछ नहीं होता, ये कैप्सूल खा ले, वो कैप्सूल खा ले, और वो बंदे को 2 मिनट के बाद हार्ट अटैक आ जाता है, राइट।
तो ये चीज़ बड़ी समझने वाली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि एसिडिटी या हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है, राइट? खुद के डॉक्टर नहीं बनना है किसी ने। मैं आपको भी फर्स्ट एड इसके बाद ही बताने वाली हूँ कि फर्स्ट एड हम कैसे कंडक्ट करेंगे। तो अगर आपको यहाँ एसिडिटी जैसा फील हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो एसिडिटी ही हो, वो गैस ही हो, वो आपको एक हार्ट अटैक का एक साइन हो सकता है आपके लिए, राइट? तो आपको सबसे पहले क्या मैंने बोला, एसिडिटी जैसा आपको हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, साथ ही साथ आपको स्वेटिंग हो सकती है, राइट? पॉइंट्स आप लिखते जाइए या याद करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ चेस्ट में पेन भी होगा, ठीक है, आपको बाजू में पेन हो सकती है, ठीक है, और साथ में आपको जॉज में पेन हो सकती है। अब ये नहीं कि और कहीं पेन नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पेन हो रहा तो आप सोचो अरे मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है। नहीं, हो सकता वो दांत का दर्द हो या दांत दर्द होने लग गया तो आपको हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको बाजू में पेन होगा, हो सकता है चेस्ट में हो सकता है, जॉ में हो सकता है, हर जगह, क्योंकि ये कनेक्टेड है पार्ट, राइट? स्पेशली लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स मैंने बताए हैं कि जो आपको देखने को मिलेंगे व्हेन हार्ट अटैक इज कमिंग। तो ये आपने याद रखा, तो आपको ये पता लग गया कि कैसा होगा जब उस इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है, उस इंसान को ये सब चीज़ें फील हो रही होंगी, ठीक है। ये आपने सिर्फ इसलिए नहीं बातें जाननी कि आपके साथ ये हो रहा है, ये इसलिए भी जाननी है कि जो दूसरा इंसान है जिसको हार्ट अटैक हो रहा है आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में, या आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में आपने देखा कि 4 लोग घेर के खड़े हैं किसी को, और वहाँ पे किसी को ऐसे वो बंदा कोलैप्स हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर आपको बेसिक नॉलेज है आप उसकी जान बचा सकते हो। तो उस हिसाब से भी आपने ये चीज़ों को समझना और सुनना है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड की। चलिए अब हम फर्स्ट एड की बात करते हैं। तो इसके लिए आप एक सिनेरियो इमेजिन कर लें कि आपके आसपास किसी को हार्ट अटैक आ गया है, या फिर आप रास्ते में जा रहे हो, आपने देखा कि कोई बंदा ऐसे गिर गया है ज़मीन पे, वो ऐसे उसको दर्द में है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, वो जो सारे हमने सिम्टम्स की बात की ना वो उसके साथ हो रहा है वहाँ, ठीक है। तो उस टाइम पे पहले तो आपने खुद भी घबराना नहीं है, ठीक है, कि आप चिल्लाने लग जाओ या भीड़ इकट्ठी हो जाए, ये सब नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले आपने खुद शांत रहना। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर भी है तब भी आपने पहले खुद शांत रहना है, और सबसे पहले देखना है कि वहां पे प्रॉपर एयरवे बने। नंबर 1, एयरवे, प्रॉपर एयरवे बने, मतलब कि उस बंदे को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे लोग झुंड बना के ऊपर आ जाते हैं वो ना हो, सबको पीछे करना है। अगर आपने देखा है कोई बंदा नीचे जमीन पे गिर गया है, वो दर्द में है या वो बेहोश हो गया है या कुछ भी है, किसी भी सिचुएशन में, सिर्फ हार्ट अटैक में नहीं, किसी भी सिचुएशन में, तो भीड़ जब इकट्ठी होती है उसको हमने हमेशा साइड करना होता है। ये फर्स्ट एड का फर्स्ट रूल है। तो एयरवे बनाना है तो सबको साइड कर दो। अगर आप अकेले हो बहुत अच्छी बात है, आपने उसके मुंह के ऊपर नहीं आना कि उसकी सांस रुके, थोड़ा दूर रहना है। अगर उसने टाइट क्लोथिंग पहनी हुई है तो उसको थोड़ा लूजन अप करना है, कि जैसे कि बेल्ट वगैरह उसने पहनी है या फिर कोई उसने ऊपर टाइट कपड़े पहने हुए हैं, उसको थोड़ा सा लूजन अप करना है ताकि उसको सांस लेने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एयरवे का हमने ध्यान रखना है सबसे पहले। और अगर तो आपके पास और लोग हैं, उनमें से किसी ना किसी को बोलना है कि आप फटाफट इमरजेंसी में कॉल करो, एम्बुलेंस बुलाओ, राइट। अगर आप अकेले हो तो पेशेंस रखना है, साथ के साथ एयरवे खोलते हुए आपने एम्बुलेंस को कॉल करना है। और ये आप अगर अकेले कर रहे हो तो ये तभी कर पाओगे अगर आपका मन शांत है, आप पेशेंस आपने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो दूसरे नंबर पे आपने इमरजेंसी कॉल लगानी है कि हेल्प आ जाए। आपने वेट नहीं करना है कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा या मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ मैं खुद ही ठीक कर दूंगा इसको, ऐसा नहीं करना है। इमरजेंसी कॉल करनी ही है, हेल्प आपने मंगानी ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेडिसिन की बात। अगर तो सपोज आपके घर के सिनेरियो में ये चीज़ हो रही है, आपकी फैमिली में कोई बंदे को ये हो गया है, ठीक है, ऑब्वियसली रोड साइड तो आप कोई मेडिसिन लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। अगर तो वो इंसान ऑलरेडी एक हार्ट का पेशेंट, तो हो सकता है उसके पास कोई मेडिसिन आपको मिल जाए, ठीक है, जैसे कि एस्प्रिन, ठीक है, या एक एनजी होती है जिसे हम नाइट्रोग्लाइसिन बोलते हैं, हो सकता है वो मेडिसिन आपको मिल जाए। या अगर आप अपने घर पे हो तो आपको नहीं पता, घर में कोई भी हार्ट पेशेंट नहीं है आपके, ठीक है, तो भी आज से आप ये 2 मेडिसिन अपने पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से रखवा सकते हो, एक एस्प्रिन और एक एनजी, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर कभी भी किसी सिचुएशन में आप ऐसी सिचुएशन में पड़ गए कि किसी को हार्ट अटैक आ गया घर पे पड़ोस में कहीं, अगर आपके पास एनजी है तो आपने क्या करना है, वो सबसे पहले एनजी को आपने सबलिंगुअली यानी कि टंग के नीचे उस पेशेंट के रख देना है। वो वहीं से पूरे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी और ब्लड से
क्या होगा कि जब जो Ng है वो ब्लड में जाती है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो एक वेजोडाइलेटर होता है, यानी कि जो आपकी वेसल है, ब्लड वेसल है, जहाँ से ब्लड जा रहा है, उसको वो रिलैक्स कर देगी ताकि ब्लड आराम से फ्लो होता रहे। ठीक है, तो मेन यहाँ क्या है कि ब्लड का फ्लो बना रहे। ठीक है, तो ये वो अचीव हो जाएगा, उतने में आपकी हेल्प आ जाएगी, आप पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाओगे ताकि उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। क्या दिक्कत हुई है, कितना बड़ा ब्लॉकेज है, कितनी बड़ी दिक्कत है, वो आपको पता लग सके। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। दूसरी जो मेडिसिन है वो एस्प्रिन है, वो दूसरे नंबर पे आप एस्प्रिन पेशेंट को दे सकते हो सकता है पेशेंट पहले से ही एस्प्रिन ले रहा हो, अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसकी पहले से एस्प्रिन चल रही हो तो आप उसको एस्प्रिन भी दे सकते हो। जो एस्प्रिन है वो ब्लड थिनर है। ठीक है, तो एस्प्रिन क्या करेगी, वो खून को पतला करेगी। सिंपल बोलते हैं ना, खून पतला करने वाली दवाई मैं लेता हूँ, तो वो खून को पतला करेगी ताकि वो जो वेसल्स है उसमें से आराम से जो खून है वो ट्रेवल हो जाए। तो दो ही चीज़ें हैं, या तो आपको वेसल को रिलैक्स कर दो कि खून आराम से जाए, या खून को पतला कर दो ताकि खून आराम से जाए। ठीक है, तो ये सिंपल सी दो मेडिसिन है, ये सबके पास होनी चाहिए, बट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से होनी चाहिए। आप खुद से ऐसे जाके मत ले लेना मार्केट से। ठीक है, खुद के डॉक्टर मत बन बैठना। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के पर्पज से मैं आपको दे रही हूँ। अगर कल को डॉक्टर आपको या आपके आसपास किसी को ये रिकमेंड करता तो आप समझ लीजिए कि वो बंदा एक हार्ट पेशेंट है जिसके पास आपको ये मेडिसिन दिखती हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब सपोज करो अब आप हॉस्पिटल पहुंच गए हो। ठीक है, ये तो आपने फर्स्ट एड उसको दे दिया, इतना ही है इसका फर्स्ट एड। वहां उसके पंप मत करने लग जाना, CPR मत देने लग जाना उस पेशेंट को। ठीक है, वो अलग केस होता है, वो कार्डियक अरेस्ट का केस होता है, वो हम कभी अलग बात करेंगे। अगर किसी को सांस चल रही है और वो बंदा दर्द में तो है लेकिन सांस उसको आ रही है, तो वो उसको हार्ट अटैक हुआ है, वो कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ। ये दोनों अलग बातें हैं। ठीक है, तो जब आप हॉस्पिटल पहुंच गए, अब हॉस्पिटल जाके वो आपको आपके आगे टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं कि हॉस्पिटल पहुंच के क्या होने वाला है। राइट, तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाके आपकी ECG होती है। ठीक है, हॉस्पिटल में आपकी ECG होगी और एक एंजियोग्राफी होगी। ठीक है, ECG सबने सुना हुआ है क्या होता है, एंजियोग्राफी भी आपने सुना ही होगा। एंजियोग्राफी चलो मैं आपको बता देती हूँ। एंजियोग्राफी में क्या होता है कि या तो आपकी बाजू से, आर्म से, या आपकी लेग से अंदर वायर डालते हैं, कैथेटर भी डालते हैं। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक डाई इंजेक्ट की जाती है। तो जब उसका एक्सरे होता है ना, तो वहां पता लग जाता है कि ब्लॉकेज कहाँ है। ठीक है, कौन सी जगह पे ब्लॉकेज है। वो जो डाई होती है वो रेडियो कंट्रास्ट होती है, रेडियो कंट्रास्ट मीडिया होता है उसका। और मोस्टली बच्चे जो होते हैं उनका हम लेग्स से ही इसको इंसर्ट करते हैं, उनका आर्म से नहीं किया जाता। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान में रखना। जो एंजियोग्राफी है वो एक टेस्ट है कि पता लग जाएगा कि ब्लॉकेज कौन से एरिया में है। राइट, तो जो ट्रीटमेंट होगा वो होगी एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में क्या है कि वो जो कैथेटर है वो पूरी पाइप वे से वहां ब्लॉकेज तक पहुंचेगा। ठीक है, अब एंजियोप्लास्टी में 3 चीजें होती हैं। अब जब कैथेटर वहां पहुंच जाएगा जहां पे ब्लॉकेज हुई है, तो वहां क्या होने वाला है, सबसे पहले तो जो वो प्लाक है, ठीक है, वो ऐसे पाइप है हमारी आर्टरी, उसमें सब कचरा जमा हुआ है, प्लाक जमा हुआ है। ठीक है, तो उस प्लाक को सबसे पहले तो वो कंप्रेस कर देगा, ऐसे ऊपर वो खुल जाएगा अंदर। ठीक है, कैथेटर, और वो उस प्लाक को कंप्रेस कर देगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि वो जो कैथेटर है उसके ऊपर एक ना रोटेटरी फैसिलिटी होती है। वो क्या करती है कि वो जब ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है तो जो वहाँ का प्लाक होता है ना वो सारे को रिमूव कर देती है। ठीक है, तो ऐसे पाइप है, उसके अंदर एक ऐसे रोटेट कर रही है, कैथेटर के ऊपर एक चीज़ लगी होती है, वो क्या करती है, वो ऊपर की जो पूरी प्लाक है उसको रिमूव कर देती है और वो ब्लड के साथ वो जो सारा प्लाक है वो निकल जाता है। ठीक है, एक ही दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ क्या होएगी कि कैथेटर के ऊपर स्टंट होता है। ठीक है, कैथेटर का जो बैलून है वो ऐसे फूलता है और स्टंट ऊपर जो हमारे वेसल्स है उसके साथ चिपक जाता है। ठीक है, और फिर जो बैलून है वो वापस कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है और वो स्टंट वहीं रह जाता है। वो एक जाली जैसा होता है स्टंट, मैं उसकी पिक्चर यहाँ लगा दूंगी। जाली जैसा होता है, अलग अलग तरह के स्टंट आते हैं, वो भी मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, देन वी विल रैप द टॉपिक। ठीक है, तो वो वहीं रह जाता है ताकि जो खून है वो, जो ब्लड है वो आराम से वहाँ से पाइप से निकलता रहे। ठीक है, अब मार्केट में जब आप ये ट्रीटमेंट कराने जाओगे तो अलग अलग रेट मांगते हैं। 20,000 में भी स्टंट डल जाता है, 1 लाख में भी स्टंट डलता है, उससे भी महंगे स्टंट आते हैं। तो कैसे पता चलता है कि कौन सा स्टंट कैसा है। तो देखिए, जो अफोर्डेबल स्टंट्स होते हैं जैसे 20,000, 30,000, 50,000 तक के जो स्टंट्स आते हैं वो नॉर्मल स्टंट्स होते हैं। तो 3 तरह के स्टंट है, एक तो नॉर्मल स्टंट है, एक मेडिसिन कोटेड स्टंट्स है, तीसरे हैं बायो एब्जॉर्बेबल स्टंट्स। ठीक है, जो नॉर्मल स्टंट्स हैं वो हमारे मेटल से बने होते हैं।
ठीक है। मैं मेटल्स मैं आपको बता देती हूँ, मैंने थोड़े लिख के रखे हैं ताकि, क्योंकि मेटल्स बहुत सारे वो कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो जैसे कि स्टेनलेस स्टील का हो गया, कोबाल्ट, ठीक है, उसके बाद टाइटेनियम के होते हैं, क्रोमियम के होते हैं, और एरिडियम के भी होते हैं, वो पर थोड़ा महंगा हो जाता है, ठीक है। ये सारे मेटल के बने हुए होते हैं। उसके बाद हमारे मेडिसिन कोटेड जो होते हैं, जिसे हम पॉलीमर कोटेड मेडिसिनल स्टंट्स भी बोलते हैं। ये जो स्टंट्स होते हैं ये बहुत कॉस्टली स्टंट्स होते हैं, राइट। तो ये स्टंट्स क्या करते हैं कि क्योंकि इस पर मेडिसिन लगी होती है, ये धीरे धीरे मेडिसिन रिलीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में कभी प्लाक ही नहीं बन पाता। तो इसलिए ये वाले बहुत एक्सपेंसिव स्टंट्स होते हैं, क्योंकि जब नया प्लाक ही नहीं बनेगा तो नया स्टंट ही नहीं वहाँ डलेगा, तो ये वन टाइम कॉस्ट उन्होंने वहाँ से निकाल ली। तीसरे जो मैंने आपको बताए वो भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, दैट इज बायो एब्जॉर्बेबल स्टंट्स, मतलब कि वो खुद ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बायो एब्जॉर्बेबल स्टंट्स इसीलिए यूज़ किए जाते हैं कि अगर ब्लॉकेज कम है तो कुछ सालों में क्या होगा कि 2-3 साल में ये खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उतने में तो ब्लॉकेज निकल चुकी होगी, हो सकता है दोबारा वहाँ स्टंट की ज़रूरत पड़े ना पड़े। तो इसलिए वो बायो एब्जॉर्बेबल स्टंट्स यूज़ कर लिए जाते हैं, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आई होप मेरी वीडियो से आपको हार्ट हेल्थ के बारे में बहुत कुछ पता लगा। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज आने वाली वीडियोज़ आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपके आसपास के लोगों को भी हेल्प कर सकती हैं, तो इनको शेयर भी ज़रूर कीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।